हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। हम सांख्यिकी का C5 सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। C4 हमने देखा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, समंकों का चित्रमय प्रस्तुतिकरण। C3 में हमने टेबुलेशन देखा था, है ना। C4 जो है वो समंकों के चित्रमय प्रदर्शन को बता रहा है, और C5 हमारा जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण को लेकर आया है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि समंकों को ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। इससे पहले हम सादे कागज पर भी चित्र बना लेते थे। चित्रमय प्रदर्शन में चित्र बनाए जाते थे, वो सादे पेपर पे भी बन जाते थे, लेकिन यहाँ बिंदु रेख का मतलब है ग्राफ पेपर। तो बिंदु रेख पत्र जो है, ग्राफ पेपर जो है, उस पर हम समंकों को अंकित करते हैं। वो जो बिंदु हैं उनको मिलाने से हमें बिंदु रेखीय प्रदर्शन प्राप्त होता है। तो ग्राफ पेपर पर समंकों का प्रस्तुतिकरण। ग्राफ पेपर को हम 4 भाग में अगर बांटें तो ये देखते हैं, एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये रहा, और यहाँ पर 4 भाग हमने किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट कहलाते हैं, 4 चतुर्थांश हैं। फर्स्ट वाला हम देखें, वैसे हम जानते ही हैं एक्स, ये ओ जो है ना क्रॉसिंग, ये मूल बिंदु है। इसके राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू एक्स की, है ना। ये एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। वाई अक्ष पर अगर हम बात करें तो ऊपर की ओर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वाई की, और नीचे की ओर वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये 4 जो क्वाड्रेंट हमने बनाए हैं, इनमें एक्स और वाई के कौन कौन से मूल्य हैं वो हमने ब्रैकेट में लिखा है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए आप, फर्स्ट वाला ये पोर्शन है, तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए प्लस एक्स प्लस वाई लिखा। सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए आप, इस तरफ इस एरिया में हम हैं, तो यहाँ एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इसलिए माइनस एक्स और प्लस वाई हमने किया है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, ये एरिया जो है, यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है चतुर्थांश, यहाँ पर हम देखें ये एरिया, यहाँ x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। ये ग्राफ के 4 पार्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ की हमने बात की। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं कृत्रिम आधार रेखा, फॉल्स बेस लाइन। ये कुछ नया हो सकता है हमारे लिए। ये फॉल्स बेस लाइन क्या होती है? हम देखते तो हैं इस तरह से, ये डैश डैश और ये कटे हुए और इस तरह से देखते हैं, इसको बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन, कृत्रिम आधार रेखा। कब बनाई जाती है? ये एक्स अक्ष पर भी बनती है, वाई अक्ष पर भी बनती है। कब बनाई जाती है? जब जो समंक हमें प्रस्तुत करने हैं, हमारा ओ बिंदु जो है मूल बिंदु, वो तो 0 0 है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। अगर हमें एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर जो वैल्यूज़ हमको शो करना है, उनका मिनिमम वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा है। हम जान रहे हैं कि 0 से तो शुरू करना है, लेकिन हमें जो समंक प्रदर्शित करने हैं वो शुरू 1000 से हो रहे हैं। अब 1000 के बाद तो 1000, 1050, 1200, 1300 इस प्रकार के समंक हैं। तो 0 से 1000 के बीच में क्या होगा? कुछ नहीं। तो ये हम स्केल नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार भले वो एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष, शर्तें सेम हैं कि जो समंक हमें जिस अक्ष पर शो करना है उसका मिनिमम वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा हो, तब हम एक ब्रेक देते हैं। उस ब्रेक को ही हम फॉल्स बेस बोलते हैं। ये फॉल्स बेस में देखिए, एक्स अक्ष पर 2 तरह का फॉल्स बेस होगा। 2 तरीके हैं, या तो आप एक छोटा सा लाइन ये करके कट लगा दो, है ना, ये कट लग गया, इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ 1000 लिख सकते हो। इस जगह आप चाहो तो यहाँ 1000, यहाँ 1100, यहाँ 1200, ये 100 का गैप हो गया। लेकिन डायरेक्ट 0 से 1000 का ये जो हमने कट मारा है, ये बता रहा है कि हमने 0 से 1000 तक लिख दिया है। या तो इस प्रकार से होगा, या डायरेक्ट यहाँ से ही कट मार दो और यहाँ पर आप 1000, ये 1100, ये 1200 इस तरह से कर दो। तो ये एक्स अक्ष पर ये 2 कट लगेंगे, है ना, ये फॉल्स बेस कहलाता है। वाई अक्ष पे देखिए,
वाई अक्ष पे थोड़ी सी हाइट पर जाकर हमने कनेक्शन तोड़ दिया, ये एक वेव बना दी वापस वेव, और यहाँ से वापस 1000, ये 1100, ये 1200, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको ऐसा नहीं करें तो यहाँ पर भी एक कट ऐसा भी लग सकता है, ठीक है ना। यहाँ आप 1000, 1100, 1200, 1300 ये लिख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। फॉल्स बेस कब बनेगी? दोनों अक्षों पर बन सकती है। कब बनेगी? जब हमें जो समंक प्रदर्शित करने हैं उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, जीरो से बहुत दूर है, और उसके बाद फिर अन्य सभी समंक निश्चित अंतराल में हैं, तो फिर हमें फॉल्स बेस बनाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे चित्रमय प्रदर्शन, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और बिंदु रेखीय प्रदर्शन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। दोनों में क्या अंतर है? ये तो अंतर तो ऐसे तो समझ में आ गया कि चित्रमय प्रदर्शन सादे कागज पर बन जाएंगे और ये ग्राफ पेपर पर बनेंगे, तो एक अंतर तो हमने ये लिखा है। लेकिन दूसरा अंतर है कि माध्यिका, मीडियन, बहुलक, मॉड, इनका अगर निर्धारण करना है तो आपके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हो जाएगा, इससे नहीं होगा। दूसरा हमने ये बिंदु लिखा है, माध्यिका और बहुलक का निर्धारण नहीं हो सकता है, और यहाँ निर्धारण हो सकता है। साथ साथ में पार्टीशन वैल्यूज़ भी, जितने भी पार्टीशन वैल्यू हैं, विभाजन मूल्य, चतुर्थक है, अष्टमक है, दशमक है, शतमक, परसेंटाइल वगैरह जितना क्वार्टाइल, वो जब आएंगे तब बात करेंगे, वो सारे निर्धारित हो जाएंगे कहाँ पर? ग्राफिकल में। नेक्स्ट है स्थान संबंधी समंकों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त है। प्लेस रिलेटेड वैल्यू जो हैं हमारे स्थान से संबंधित समंक, उनके लिए चित्रमय प्रदर्शन उपयुक्त है। लेकिन काल श्रेणी, टाइम सीरीज की जो डेटा है, या आवृत्ति वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा हैं, तो उनको शो करने के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जरूरी है, यही उपयुक्त है, सूटेबल है। नेक्स्ट है समंकों का अंतर्गणन और बाह्य गणन नहीं किया जा सकता, नया शब्द है, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। क्या होता है अंतर्गणन, बाह्य गणन? वैसे तो पूरा चैप्टर ही अलग है सांख्यिकी का। कोई श्रेणी, समय की एक श्रृंखला दे रखी है, 1951, 1961, 1971, 1981 से 1991, 51 से 91 तक के आंकड़े हैं, लेकिन बीच में 71 में क्वेश्चन मार्क लगा है। मतलब एक निश्चित समय अवधि के बीच के किसी समय के लिए अगर हमें डेटा ज्ञात करना है, वो इंटरपोलेशन कहलाता है। जैसे 1951 से 2001 तक के डेटा हैं, लेकिन 1963 के लिए निकालिए या 1961 के लिए निकालिए, ये इंटरपोलेशन कहलाएगा। बाह्य गणन क्या होता है? 1951 से 1991 तक, 91 तक के डेटा दे रखे हैं और 2001 का निकालना है, ये कहलाता है एक्स्ट्रापोलेशन, बाह्य गणन कहलाता है। तो अंतर्गणन और बाह्य गणन ये चित्रमय प्रदर्शन से संभव नहीं है, लेकिन यहाँ से अंतर्गणन, बाह्य गणन किया जा सकता है। इसके बाद चित्र आकर्षक होते हैं, ये थोड़े कम आकर्षक होते हैं, है ना। ये इन दोनों में अंतर हुआ, जो मुख्य अंतर था वो मैंने यहाँ ट्रेस किया है। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ बिंदु रेख के प्रकार, जो हमारा आज का टॉपिक है बिंदु रेखीय प्रदर्शन। उसमें जो बिंदु रेख हैं, ग्राफ्स, जो हम ग्राफ्स बनाएंगे उनके अलग अलग जो टाइप्स हैं। पहला टाइप है काल श्रेणी बिंदु रेख, ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज से रिलेटेड ग्राफ। और दूसरा क्लासिफाइड किया है हमने आवृत्ति वितरण बिंदु रेख, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ्स जो हैं वो ये 5 प्रकार है इसके अंदर। एक तो है रेखा आवृत्ति चित्र, लाइन डायग्राम है, लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम। आवृत्ति आयत चित्र, जिसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आवृत्ति वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व। संचयी आवृत्ति वक्र, ओजाइव कर्व। ठीक है ना, इनको हम डिटेल में भी अलग से पढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हो गए। अब सबसे पहले लेते हैं काल श्रेणी बिंदु रेख, या इसको कालिक चित्र भी बोलते हैं। टाइम सीरीज, ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज काल श्रेणी क्या होता है, ये तो अपने आप में एक अलग चैप्टर है, लेकिन शॉर्ट में यहाँ हम बात करें, काल मतलब समय, तो समय के आधार पर जो समंकों को व्यक्त किया जाता है उसे हम काल श्रेणी कहते हैं। समय के आधार पर समंकों का वर्गीकरण, ये हमने वर्गीकरण वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। तो समय के आधार पर जो समंकों का वर्गीकरण होता है
उस श्रेणी को हम टाइम सीरीज काल श्रेणी कहते हैं। और इन आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाता है तो ये टाइम सीरीज का ग्राफ कहलाता है। देखिए ये दो हैं, एक चर वाला और दो या अधिक चर वाला। एक चर वाला कालिक चित्र क्या होता है? इसको कालिक चित्र भी बोलते हैं, काल श्रेणी का चित्र या कालिक चित्र, है ना। इसमें ये ध्यान रखना कि टाइम को हमेशा एक्स अक्ष पर लेना है। ये वर्ष यहाँ लिया, ये वर्ष यहाँ लिया, एक्स अक्ष पर ही हमको टाइम को लेना है। और दूसरे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको हमको वाई अक्ष पर लेना है। यदि एक ही चर को व्यक्त करना है तो वो वाई अक्ष पे हमने जैसे गेहूं का उत्पादन लिया है। देखिए आप 2001 को मैंने डायरेक्ट यहीं से शुरू कर दिया, फॉल्स बेस नहीं बनाया है मैंने। 2001, 2, 3, 4 ये 2001 में 40 का उत्पादन था, टन में प्रोडक्शन को मैंने जैसे यहाँ लिया, ये रफली ऐसे ही लिया है मैंने। 2001, 2002, 2003 का प्रोडक्शन, ये जितने भी मैंने बिंदु लगा दिए और इसको डॉट डॉट से या सीधी लाइन से हम इन सभी को एडजॉइन कर लेंगे। तो ये जो डॉट डॉट वाला कर्व आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कालिक चित्र। एक ही कर्व दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एक ही चर को व्यक्त किया, केवल गेहूं के उत्पादन को व्यक्त किया है। अब दो या अधिक चर, जैसे हमें इन्हीं वर्षों में गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, चने का उत्पादन, मूंग का उत्पादन सब बताना है तो हम बता सकते हैं, टाइम तो यही रहेगा। एक कर्व है वो गेहूं का बता देगा, एक कर्व चावल का, सबकी डिज़ाइन अलग अलग हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ गेहूं और चावल का उत्पादन लिया है तो ये डॉट डॉट वाली जो लाइन है ये तो बता रही गेहूं का उत्पादन, और ये जो ब्लू डार्क लाइन है ये बता रही है चावल का उत्पादन। ये होता है दो या अधिक चर वाला कालिक चित्र। कालिक क्यों? क्योंकि समय के आधार पर समंकों का वर्गीकरण, इसमें समंकों का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर अपन ने दो ही लिया है, दो से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, तो इस प्रकार के कर्व यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं काल श्रेणी के बाद में आवृत्ति वितरण बिंदु रेख। देखिए आवृत्ति वितरण बिंदु रेख, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स, इसके जो डिफरेंट वेराइटीज हैं जो हमने यहाँ अभी देखी। पहला है रेखा आवृत्ति चित्र, नाम से क्लियर है, रेखा लाइन, अर्थात लाइन के रूप में आवृत्ति को हमको व्यक्त करना है। रेखा आवृत्ति चित्र में क्या होता है कि x अक्ष पर पद मूल्यों को लिया जाता है। ये x अक्ष पर जैसे मैंने प्राप्तांक लिया और y अक्ष पर सदैव आवृत्ति को लिया जाता है, ये ध्यान रखना है। रेखा आवृत्ति चित्र में क्या होगा, आवृत्ति जितनी होगी रेखा की हाइट उतनी ही होगी। ये जो लाइन हमने बनाई है, ऐसे ही रैंडमली ही मैंने बनाई है, ये हमने जो लाइन बनाई है इस लाइन की जो हाइट है ना वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी चर है वो x अक्ष पर होगा, जो भी पद मूल्य हमें दिए हुए हैं वो x अक्ष पर होंगे, और आवृत्ति जो है वो y अक्ष पर होगी। और आवृत्ति की जितनी ऊंचाई है, आवृत्ति जितनी ज़्यादा है लाइन की ऊंचाई उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लाइन की ऊंचाई किस पर डिपेंड करेगी, आवृत्ति पर। इसको हम बोलते हैं रेखा आवृत्ति चित्र। इस लाइन की जगह पर हम बार भी बना सकते हैं, दंड भी बना सकते हैं, ठीक है ना। वो दंड चित्र जैसे अपन ने सिंपल बार डायग्राम पढ़ा ना, सरल दंड चित्र, सेम वही है। दंड की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर ये आवृत्ति है वो ऊंचाई को व्यक्त करती है। अब हम लेंगे आवृत्ति आयत चित्र। अब हम लेते हैं आवृत्ति आयत चित्र, जिसको हम हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। नाम से क्लियर है, इसमें आयत बनेंगे, है ना। आवृत्ति आयत चित्र, आयत की जो ऊंचाई है वो आवृत्ति के अनुपात में होगी, और जो पद मूल्य दे रखे हैं, जो तथ्य दे रखे हैं, समंक दे रखे हैं, वो हम x अक्ष पर लेते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग के लिए एक आयत बनेगा और सभी आयत एक दूसरे से अटैच रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे, सटे हुए रहेंगे। प्रत्येक वर्ग का एक आयत बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने सभी चीज़ें लिख दी हैं। यदि श्रेणी जो हमें दे रखी है वो समावेशी हो या से कम से अधिक वाली हो या मध्य बिंदु वाली हो, सबसे पहले हमें अपवर्जी रूप में बदलना पड़ेगा। ये तो कन्फर्म ध्यान रखना है
कि आवर्ती आयत चित्र केवल सतत श्रेणी के लिए ही बनते हैं। सतत या अखंडित श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही ये हिस्टोग्राम बनाए जाते हैं। अब इसमें एक शर्त मैंने ये भी बता दी कि सीरीज भले मध्य बिंदु में दे रखी हो, से कम दे रखी हो, से अधिक दे रखी हो या समावेशी दे रखी हो, हमको सबसे पहला काम क्या करना, उसे एक्सक्लूसिव में, अपवर्जी में परिवर्तित करना है। इसके बाद हम आयत अलग अलग वर्गों के लिए बनाएंगे। अब एक प्रश्न और होता है कि अगर ऐसा हो कि जो वर्गांतर है वो असमान हो या वर्गांतर समान हो, दोनों केस में क्या एक तरीके से ही बनेगा? नहीं, दोनों केस में आवृत्ति आयत चित्र अलग अलग बनेंगे। इसलिए हमने दो पार्ट कर दिए हैं कि यदि हमें जो सतत श्रेणी दे रखी है उसमें यदि वर्गांतर समान है तो सभी आयतों की चौड़ाई समान होगी, और यदि वर्गांतर असमान है, अलग अलग वर्गांतर हैं, हर क्लास का अंतर अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में आयतों की चौड़ाई भी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल बराबर रहे इसके लिए आवृत्तियों में, आवृत्ति की ऊंचाई में, मतलब जो आयत की ऊंचाई है ना, वो आवृत्ति के अनुपात में हमें संशोधित करनी पड़ती है ताकि जो क्षेत्रफल है वो आवृत्ति के समानुपाती रहे। सबसे पहले हम लेते हैं समान वर्गांतर हो, आयतों की चौड़ाई समान और ऊंचाई आवृत्ति के अनुपात में। ये न्यूमेरिकल हमने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये वर्गांतर समान है, इसका मतलब सभी आयतों की चौड़ाई समान रहेगी। और जो छात्र संख्या, यही फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, इसको हमने y अक्ष पर लिया है। अब करना क्या है, तो 0 से 10 की चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी 2। देखिए आप 0 से 10 तक और ऊंचाई है 2 की, और ये एक पूरा आयत बना दिया। अब 10 से 20 का आयत बनाना है जिसकी ऊंचाई होगी 4, तो 10 से 20 का आयत और ऊंचाई 4। 20 से 30 में 7, ये 20 से 30 में ऊंचाई हो गई 7, फिर 5 की ऊंचाई और फिर 3 की ऊंचाई। हमने ये देखा कि वर्गांतर समान है तो आयतों की चौड़ाई समान है, केवल ऊंचाई अलग अलग है, और ऊंचाई में हमने कोई करेक्शन नहीं किया है क्योंकि वर्गांतर समान है। अब हम सेकेंड केस लेते हैं, असमान वर्गांतर हो, इनइक्वल या अनइक्वल क्लास इंटरवल हो। ये इक्वल क्लास इंटरवल था, ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है। इसमें देखिए सबसे छोटे वर्गांतर को आधार मानना है, यह आप ध्यान रखना। सबसे छोटा क्लास इंटरवल कितने का है, वो क्लास इंटरवल हमको एक्स अक्ष पर मैनेज करना है, उसके अनुपात में हमें उसकी चौड़ाई और ऊंचाई को करेक्ट करना है। चौड़ाई तो ज़्यादा हो जाएगी तो ऊंचाई को हमको फिर कम करना पड़ेगा। देखिए प्राप्तांक न्यूमेरिकल, देखिए सीधा सा एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। प्राप्तांक में 0 से 5 केवल 5 का डिफरेंस है, 5 से 15 10 का डिफरेंस है, 15 से 30 15 का डिफरेंस है, 30 से 40 वापस 10 का और फिर 5 का। हम ये देख रहे हैं कि 5 का, 10 का, 15 का, इस तरह से डिफरेंस है। मिनिमम इंटरवल कितने का है, 5 का, तो हमको एक्स अक्ष पर 5-5 का इंटरवल रखना है। तो हमने 0 से 45 तक एक्स अक्ष पर लिख लिया प्राप्तांक, ठीक है ना। आवृत्ति हमने 1 2 3 4 ये 7 तक अभी लिखी है। सबसे पहले 0 से 5 का ही इंटरवल है तो उसकी हाइट है 4 की, 0 से 5 और हाइट है 4। मैंने हाइट में कोई करेक्शन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि सबसे छोटा वर्गांतर 5 का है और इसका भी वर्गांतर 5 का ही है। चौड़ाई में कोई चेंज आया नहीं है, चौड़ाई में जब चेंज नहीं आया तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन, संशोधन नहीं करना है। अब देखिए 5 से 15, 5 से 15 कितने ब्लॉक कवर हो रहे हैं, तो 5 से 10 और 10 से 15 2 ब्लॉक कवर हो रहे हैं ना। 2 ब्लॉक कवर होने के कारण इसकी ऊंचाई कम करनी पड़ेगी। तो जो 6 की ऊंचाई है उसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 5-5 वाले 2 इंटरवल को कवर कर रहा है, तो हमने 2 से डिवाइड किया तो इसका वैल्यू आया 3। तो इस आयत की ऊंचाई हमने कर दी 3, ये ऊंचाई में हो गया समायोजन। अब आप देखिए 15 से 30
15 से 30 में कितने ब्लॉक कवर हो रहे हैं? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 3 ब्लॉक कवर हो रहे हैं। तो ऊंचाई में हमने 3 का भाग दिया है। ऊंचाई है 6, 6 में हमने 3 का भाग दिया, ये 2 आया। तो इस पूरे आयत की ऊंचाई हमने 2 रखी। चौड़ाई ज़्यादा है ना, ऊंचाई को हमने कम किया। जैसे जैसे चौड़ाई ज़्यादा होगी वैसे वैसे ऊंचाई को उस अनुपात में घटाना पड़ेगा। फिर देखिए आप 30 से 40, 30 से 40 में 2 ब्लॉक कवर हो रहे हैं, 1 और 2, है ना। अब 2 ब्लॉक कवर हो रहे हैं तो ऊंचाई से 2 से डिवाइड कर दिया ऊंचाई को, ये 4 की ऊंचाई आ रही है, तो इसकी हाइट हमने 4 के बराबर रख ली। 40 से 45 एक ही ब्लॉक कवर हो रहा है, 2 की हाइट है, एक ब्लॉक में ये 2 की हाइट हो गई। तो ये हमने देखा कि असमान वर्गांतर में चौड़ाई बढ़ती है तो ऊंचाई को समायोजित किया जाता है। ये हिस्टोग्राम हो गया, 2 रूप हो गए, समान वर्गांतर, असमान वर्गांतर। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।